I welcome you all in this session of conversion of your fossil fuel vehicle into hybrid. So आज की का current scenario demand है ये, और this is not like we are not talking about complete electric vehicle conversion. However, we are more interested on the uh, hybrid concept. Okay, so ऐसा क्यों है? What is the reason behind that? That we'll be discussing and we'll be working on finding out the configuration. Okay, so we'll be calculating the engine and electric powertrain requirements. Okay, that we'll go through types of motor, types of batteries configuration जो available है, right? And then we'll be having an overview of the conclusion on the hybrid technical specifications. Okay, this is what we'll be seeing. To start with, I need to first tell you all the content which I'll be displaying you is majorly from these reference areas. Number one, first book that I referred is the Electric Vehicle Technology Explained, Session Edition, second edition. Okay, the publication is John Wells and Son. Second book is Modern Electric Hybrid Electric and Fuel Cell Vehicles. ओके, ये जो अपनी बुक है ये 2005 पब्लिकेशन, CRC पब्लिकेशन. बोथ ऑफ देम आर इंटरनेशनल ऑथर्स. ओके, थर्ड एरिया जो मैंने रेफर किया हुआ है वो नेप्टल इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज है, IIT दिल्ली एंड IIT गुवाहाटी के. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द ब्रीफ हिस्ट्री. ओके, सो electric vehicle history. Now generally what we consider is ये जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये आज के सिनेरियो में पॉपुलर हुए हैं, या बहुत ज़्यादा हम 10-15 साल पीछे जा सकते हैं कि तब से आए होंगे. बट व्हाट यू कैन सी इन दिस शीट इज़ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का एग्जिस्टेंस हमें मिला था, और वी कैन से लाइक पीक में जो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल मिला था दैट वाज इन द ईयर 1912. हियर यू कैन ऑब्जर्व, राइट, द ऑटोमोबाइल हिस्ट्री. दिस ग्राफ बेसिकली शो करता है किस तरीके से हमारी ऑटोमोबाइल हिस्ट्री इवोल्यूट हुई. ओके, ऑफ कोर्स इन्वॉल्विंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑल्सो. नाउ हियर यू कैन सी इट ऑल स्टार्टेड विद द 1769 जब ओरिजिन हुआ था स्टीम इंजन का. ओके, देन अपना 1806 में फर्स्ट इंटरनल कंबशन इंजन आए थे. ओके, देन 1860 में सक्सेसफुल गैस ड्रिवन इंजन वर इवेंचुअली फाउंड, एंड लेटर ऑन इन 1893 गैसोलीन पावर्ड इंजन कार वॉज डेवलप्ड. पीक जो प्रोडक्शन गया था इलेक्ट्रिक व्हीकल का दैट वाज इन 1912. दैट इज दिस जनरली इज रेफर्ड टू एज द गोल्डन एज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रॉम 1890s टू 1924. अब इसके पीछे जो रीज़न है दैट यू कैन सी इन 1924, इसमें नॉट इवन वन EV एट द ऑटो शो. हमें मालूम है कि रेगुलरली ईयर वाइज ऑटो शोज होते. 1924 में देर वॉज नॉट मच इलेक्ट्रिक व्हीकल, इवन नॉट इवन वन एट ऑटो शो. वॉट वॉज द रीज़न बिहाइंड दैट? रीज़न, लेट मी टेल यू. One of the popular reason is गैसोलीन पावर्ड या फॉसिल फ्यूल पावर्ड इंजन में जो ड्रॉबैक आ रहा था वो स्टार्टिंग मैकेनिज्म का था. इनिशियली पॉल्यूशन तो आप छोड़ दो भी, उन ईयर्स में द इनिशियल जब प्रोडक्शन में था इंजन, या जब हम कह सकते हैं अर्ली स्टेजेस में था, तो स्टार्टिंग मैकेनिज्म वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू. तो आपने देखा होगा पुराने जो इंजन रहते थे दे यूज्ड टू स्टार्ट विद देयर हैंड, है ना, मैनुअली उसको स्टार्ट करना पड़ता था. तो ऑटो स्टार्ट मोड ऐसा कुछ था नहीं. ऑटो मीन इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू, सेल्फ स्टार्ट मैकेनिज्म मिसिंग था. नाउ विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिसर्च इन दीज एरियाज, ऑटो स्टार्ट इंजन दैट इज सेल्फ स्टार्ट मैकेनिज्म डेवलप हुआ, जिसकी वजह से एक बड़ा इशू गैसोलीन पावर्ड व्हीकल का रिजॉल्व हो गया.
and they came into existence and popularity actually enhanced tremendously, irrespective of the pollution caused by the burning of fossil fuels. Okay. इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऑन दी अनदर हैंड क्या ड्रॉबैक आ रहा था, वो था उसका हैवी वेट ऑफ लेड एसिड बैटरीज एंड प्राइस. ओके. इसकी वजह से ये डिक्लाइन होने लगा और हमारा फॉसल फ्यूल व्हीकल जो है वो पॉपुलर होने लगे. बट वी ऑल स्टडीड फ्रॉम आवर चाइल्डहुड कि फॉसल फ्यूल व्हीकल में ड्रॉबैक है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फ्यूल, है ना. आईसी इंजन खराब नहीं है, मैकेनिज्म इज नॉट रॉन्ग, वो कोई दिक्कत की बात नहीं. प्रॉब्लम है आप क्या बर्न कर रहे हैं. अब अगर हम आईसी इंजन में कंप्रेस्ड एयर को यूज़ करें एंड वी बेसिकली आर कन्वर्टिंग द पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड दैट काइनेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. अगर हम ये एनर्जी ट्रांजिशन कर रहे हैं एंड आई एम यूजिंग stored energy in the form of compressed air, and IC engine, instead of using the internal combustion, I am using the reciprocating IC engine mechanism as a expansion device जो कि एनर्जी कन्वर्जन करेगा. मतलब मेरी काइनेटिक एनर्जी को जो कि मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स आ रही है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे रहा है. then I can use that. Okay, the point is मैकेनिज्म खराब नहीं है. आप आईसी इंजन की मैकेनिज्म से इंटरनल कंबशन करवा रहे हैं और इंटरनल कंबशन में कौन सा फ्यूल बर्न कर रहे हैं, दैट इज द मेन इशू. इफ वी आर एबल टू डेवलप सम सॉर्ट ऑफ अ मैकेनिज्म और सम सॉर्ट ऑफ अ केमिकल कॉम्पोजिशन, एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन को बर्न कराएं इस इंजन में, देन इट विल गिव अस अ फ्रूटफुल रिजल्ट्स. ओके. तो ये कहना कि आईसी इंजन बेकार है, नहीं, बेकार नहीं है. वी कैन नॉट कम्प्लीटली एलिमिनेट देम. व्हाट वी नीड टू फिगर आउट इज, अगर लार्ज स्केल पे हमारे आईसी इंजन अवेलेबल है तो वी नीड टू कम अप विद सम ऑफ द ऑल्टरनेटिव जिसके थ्रू हम लोग उन इंजन्स को यूज कर सके. इंस्टेड ऑफ बर्निंग गैसोलीन वी कैन गो विद एनी अदर फ्यूल. ओके. तो ये जो अपना कॉन्सेप्ट है दैट इज़ बीइंग करेंटली पॉपुलराइज्ड, दैट इज़ द रीज़न कि कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं हो रहे हमारे आईसी इंजन्स. वेरियस फ्यूल्स आर वर्किंग अमॉन देम. और जो हमारा हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट जो हम आज डिस्कस करेंगे, दैट ऑल्सो इज एसोसिएटेड विद नॉट कम्प्लीटली एलिमिनेटिंग आवर आईसी इंजन्स, rather coupling electric vehicle, electric technology along with the existing engines so as to eliminate the pollution being caused by burning, currently we can say currently by burning the fossil fuel. And if in future we are able to develop a chemical composition of some sort of a fuel which is not that polluting as fossil fuel, then this study which we are about to do in this 1 hour will be very helpful for you all guys. Okay, so ये अपना था फर्स्ट स्लाइड. इसमें हम लोगों ने एक ओवरव्यू लिया ऑफ आवर एग्जिस्टेंस और कैसे हमारा गैसोलीन पावर्ड मार्केट जो है वो सडन ग्रोथ में आई, ऑल बिकॉज ऑफ वन ऑफ द वेरी गुड रीज़न. एक तो लेड एसिड बैटरी का वेट था और दूसरा स्टार्टिंग मैकेनिज्म डेवलप हो चुका था उन टाइम. ओके. और अभी अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि 1990s में फर्स्ट जनरेशन ऑफ ईवी वाज लॉन्च्ड एंड हाइब्रिड इक्लिप्स्ड ईवी एंड इंक्रीजिंग लेवल एज गैस सप्लाइज डिमांड. ओके. सो व्हाट इज हैपनिंग करेंटली इज एज आई सेड पोल्यूशन और प्राइजेस दोनों ही हाइक हो रहे हैं, जिसकी वजह से वी आर नाउ looking for alternative fuels or electric vehicle technology. Okay. Now this is a typical graph of how much travel is there for the person specifically in the USA. Okay. These all are the graphs that are actually explored one by one. This is how I'll be going with the courses. If you opt this course,
on the offline mode or even the online mode by the CAT center, Razatganj or Alambagh, you will be going through all these graphs, okay, in detail. अभी मेरे हम लोग के पास समय इतना ज़्यादा नहीं है, so we'll be coming up with our main concept of efficiency, right? Okay, so ये describe basically करता है अपना कितना travel percentage of journey with respect to kilometers and miles the people travel in USA. Next is the carbon dioxide emission study. Here we can see in the graph that 32% is responsible, transportation department is responsible for the carbon dioxide emission, whereas if we talk about industrial, that is 34%. That means these are the two areas which are responsible for the majority polluting the environment. If we are able to take over this department, we'll be like eliminating the greenhouse emissions at a large level, है ना. और अगर हम इस केस को देखें से इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, तो ये 1975 से 2000 का ग्राफ है. और इधर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ये रहा और अपना इंडस्ट्री. सो नियर अबाउट से 95 से 2000 में दोनों ग्राफ कोइंसिडेंस कर रहे हैं. इवोल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन का भी एक पीक लेवल पे है. नेक्स्ट कम्स द इकोनॉमिक बर्डन. तो इधर से ग्राफ से वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कि चाइना एंड इंडिया दे आर इन कॉम्पिटिशन विद रिस्पेक्ट टू द economic cost of air pollution for fossil fuels, right? Here you can see that these countries are to be worked upon. We talk about the air pollution, not only the environmental effect but also the economic burdens. This is the life cycle emission from electricity generation. Like if you are generating electricity and using that for charging the batteries, that we'll be discussing in further. तो कैसे आप पॉल्यूट करते हो इन्वायरमेंट को, द ग्राफ इज़ ऑल अबाउट दैट. ओके, वन थिंग हेयर जो आपको समझने वाली है इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब ये नहीं कि आपने हमेशा बैटरी ही यूज़ करनी है. बैटरी इज़ फॉर द स्टोरेज पर्पस. ओके, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग बैटरी आपके पास और भी काफ़ी ऑल्टरनेटिव्स हैं, जिनमें मैं दो एग्जांपल आपको बताता हूँ. एक है आपका हाइड्रोजन और दूसरा है कंप्रेस्ड एयर. आप वाटर से हाइड्रोजन जनरेट कर सकते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. सिमिलरली एयर कंप्रेसर का यूज़ करके आप इलेक्ट्रिसिटी को कंप्रेस्ड एयर में कन्वर्ट कर सकते हैं. मतलब एयर को कंप्रेस करिए और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. तो आप अगर देखो तो दो मोड आपके पास है, एक हाइड्रोजन और एक कंप्रेस्ड एयर. ये दोनों ही हमारे क्या एक्ट करेंगे, एज ए स्टोरेज मीडियम एक्ट करेंगे. अब मुझे अगर इलेक्ट्रिसिटी वापस चाहिए तो मैं हाइड्रोजन को फ्यूल सेल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में बदल सकता हूँ. मतलब केमिकल रिएक्शन करा के इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाएगी. सेम ऐसी अगर हम कंप्रेस्ड एयर यूज़ कर रहे हैं तो हम ब्लोअर्स और टरबाइन का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी उससे जनरेट कर सकते हैं, और दोनों ही मोड से हम अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को रन करा सकते हैं. डेट मीन्स अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, तो बैटरी हो चाहे ना हो, वी कैन गो विद एनी अदर मैकेनिज्म, बट हमें वो इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए और हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल रन कर जाएगी. दैट मीन कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, उनकी मोटर की स्टडी करना, पावर रिक्वायरमेंट को स्टडी करना इज़ नो हार्म, एकदम क्लीन तरीका है. बट व्हाट यू हैव टू वर्क अपॉन इज़ आप इलेक्ट्रिसिटी बना कहाँ से रहे, उसी के बारे में आप इसमें देखें. अगर आप कोल से जनरेट कर रहे हैं तो आप देखो द ग्राफ इज़ व्हाट लाइफ साइकिल CO2 इक्विवेलेंट फॉर सेलेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टेक्नोलॉजी अरेंज बाय डिसेंडिंग मिड रेंज ग्राम CO2 इक्विवेलेंट पर किलोवाट आवर. 1 किलोवाट आवर में कितने ग्राम ऑफ CO2 इक्विवेलेंट आप जनरेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोल में सबसे ज़्यादा है, राइट, 820 के आसपास ग्राम ऑफ CO2 इक्विवेलेंट पर किलोवाट आवर आप जनरेट कर रहे हैं. वहीं अगर हम नेग्लिजिबल की बात करें तो हमें 3 मोड्स में नेग्लिजिबल मिल रहा है ना. डोमेस्टिक सोलर पावर प्लांट्स, दैट इज़ फोटोवोल्टिक सेल्स, दूसरा हाइड्रो, ऑफशोर विंड्स, न्यूक्लियर और ऑफशोर विंड्स, राइट. इनसे हम लोग को क्या मिल रहा है, दीज आर ऑल ग्रीन मेथड्स, जिनमें हमें काफ़ी कम का मतलब आप ग्राफ से समझ सकते हो. 0 से 100 है तो 50 के यहाँ कहीं लाई करेगा. ये 20, 25,
40 इसके आसपास है ना। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें विद एनी ऑफ दीज मोड्स तब तो फ्रूटफुल है ना, तब तो फ्रूटफुल है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को रन कराएं। ओके, नाउ कम्स द सेफेस्ट एंड क्लीनेस्ट कंपैरिजन। अभी ग्रीन हाउस एमिशन में अगर आप कंपेयर करना चाहते हो कि सेफेस्ट कौन सा है, क्लीनेस्ट कौन सा है। सेफेस्ट का मतलब है कि डेथ रेट फ्रॉम एक्सीडेंट्स एंड एयर पोल्यूशन। अब अगर आप इसमें देखो, कोल में 24.6 डेथ रेट आ रहा है आपका, ठीक है। ओके, और इसमें अगर आप देखो सोलर में तो 0.02 है, मतलब 1230 टाइम्स हाइयर देन सोलर। अगर हम सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराएं, सोलर से क्योंकि मूवमेंट है नहीं, है ना, रिजिडी है पूरा, डायनामिक नहीं है, स्टैटिक, तो आपका जब मूवमेंट नहीं है तो एक्सीडेंट के चांसेस कम है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू विल बी लैंडिंग अप बाय जस्ट 0.02 डेथ्स। वेयरएज इफ यू कंपेयर विद द ग्रीन हाउस एमिशंस, सो इसमें थोड़ा है ज़्यादा। हमने पिछले केस में भी देखा था, है ना, पिछले ग्राफ में भी सोलर में था, बट बहुत ज़्यादा नहीं था। Here you can see 5 tons of emission of CO2. ओके, whereas जो कम आ रहा है वो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी से आ रहा है। ओके, देन कम्स द कंपैरिजन ऑफ एफिशिएंसी फ्रॉम फ्यूल टैंक टू व्हील। अब आईसी इंजन, इसमें कौन कौन सी चीज़ कंपेयर किया गया है। आईसी इंजन है जो गैस पर रन है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल गैस, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल डीजल। हाइब्रिड के बारे में आपको बता दूं, इसमें इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों ही इन्वॉल्व होती है। ये सीरीज और पैरेलल के कॉन्फ़िगरेशन में आता है। इसके बारे में अभी हम लोग कुछ समय में देखेंगे। ठीक है, फ्यूल सेल व्हीकल्स, सॉलिड फ्यूल सेल व्हीकल्स और अपना बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो हम फ्यूल सेल की अगर बात करें, सो दिस वर्क्स ऑन हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ओके, एंड यू कैन रन योर व्हीकल विद दैट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो एफिशिएंसी आ रही है वो 48% आ रही है, और अगर आप आईसी इंजन की बात करें तो 14% आ रही है, और अगर हम बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो 68% है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो बैटरी है दैट इज़ अबाउट से 90-95% के आसपास आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक मोटर की 87 से 95 के आसपास इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी होती है। दैट मीन्स अगर हम बहुत अच्छा सेटअप लें एफिशिएंट एकदम, तो 10 से 15% इनएफिशिएंट ही होगा ना, उससे ज़्यादा नहीं होगा। एकदम बढ़िया, एकदम अच्छी कंपनी का, अच्छी कंपनी मतलब कि दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और जो मटेरियल जो इन्वॉल्व कर रहे हैं वो लोग, अगर दैट आर अप टू द मार्क, देन यू विल गेट एन एफिशिएंसी ऑफ 90 से 85% के आसपास आपको मिल जाएगा थ्रू आउट एफिशिएंसी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू विल गेट दी मैक्सिमम पार्ट ओवर हेयर। जबकि अगर अब मैं आपको फ्यूल सेल के बारे में बताऊं, तो अभी जो करंट ड्रॉबैक आ रहा है फ्यूल सेल के साथ वो हीट इश्यूज है। ओके, सो हीटिंग काफ़ी जनरेट होती है, जिसकी वजह से आपको एफिशिएंसी बाकी के कंपैरिजन में तो सही मिल रही है, लेकिन इससे कंपैरिजन में कम है। अगर हम डायरेक्ट शिफ्ट करना चाहें, इस पर फ्यूल सेल नहीं इन्वॉल्व करना चाहे, तो आप देख सकते हो जो हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट है 14% से सीधा आपको 31%, मतलब जस्ट डबल पे लेके जा रहा है। दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इज अ गुड शिफ्ट, और इवन रेट्रोफिटिंग के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। मतलब अगर हम अपने कन्वेंशनल इंजन को हाइब्रिड इंजन में किसी तरीके से कन्वर्ट कर ले, देन वी माइट गेट अ गुड एफिशिएंट सिस्टम। ओके, दिस इज वन ऑफ द केस स्टडी। ओके, ये केस स्टडी कंडक्ट करी गई, इट इज़ अ स्टडी विच हैज़ बीन रिपोर्टेड इन लिटरेचर। फॉलोइंग आर द चैप्टर डिटेल्स, एंड व्हाट दे हैड डन इज इन्होंने 6 व्हीकल लिए। एक अच्छी केस स्टडी है। इन्होंने 6 व्हीकल लिए। पहला व्हीकल क्या लिया, एक कन्वेंशनल गैसोलीन व्हीकल लिया। दूसरा इन्होंने हाइब्रिड व्हीकल लिया।
तीसरा इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया, चौथा इन्होंने फ्यूल सेल व्हीकल लिया, फिर इन्होंने हाइड्रोजन को इंटरनल कंबशन में बर्न कराया। जो मैं आपसे बात कर रहा था कि आईसी इंजन आर नॉट बैड, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर बर्निंग ऑन देम। फिर इन्होंने हाइड्रोजन को बर्न कराया। लास्ट के केस में इन्होंने क्या किया, इन्होंने अमोनिया फ्यूल्ड व्हीकल, ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। अमोनिया NH3 आपको मालूम होगा इसके बारे में, बट ये क्या किया इन्होंने, इसको लिक्विड अमोनिया लिया और एक डिकम्पोजर लिया, जिससे इन्होंने हाइड्रोजन को सेपरेट करा लिया। अब इस हाइड्रोजन को, जो पहला वाला, जो फिफ्थ वाला पॉइंट देख रहे हो, उसी के फॉर्मेट में हाइड्रोजन को यूज किया इन व्हाट, इन आईसी इंजन। ओके, क्योंकि अमोनिया में यू हैव 3 एटम्स वेयर एज 1 नाइट्रोजन। ओके, और वाटर में यू हैव 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, सो दीज आर दी 6 मोड्स। और नेक्स्ट अभी मैं स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कौन कौन से व्हीकल इन्होंने लिए। सो ये वो व्हीकल है। व्हीकल टाइप आप देख सकते हो यहाँ पे, कन्वेंशनल टोयोटा कोरोला। कन्वेंशन मतलब जो गैसोलीन पे चल रही है। दूसरा हाइब्रिड व्हीकल लिया जो गैसोलीन पे रन कर रही है, वो टोयोटा प्रियस है। थर्ड इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल, दैट इज टोयोटा RAV 4EV। फिर अपना हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे जो रन किया है वो होंडा FCX है। फिर हाइड्रोजन पे दूसरी फिफ्थ मॉडल जो है वो हाइड्रोजन आईसी इंजन पे फोर्ड फोकस हाइड्रोजन आईसी इंजन। देन कम्स योर अमोनिया, तो NH3 हाइड्रोजन आईसी इंजन, फोर्ड फोकस हाइड्रोजन आईसी इंजन एंड अमोनिया एडेप्टिव। ओके, सो दिस इज व्हाट दीज आर दी मॉडल, इन मॉडल का नाम। और किसके भी आप पे कंपैरिजन है करंटली, दैट इज व्हीकल प्राइस, फ्यूल का कॉस्ट एंड ड्राइविंग रेंज। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो इनिशियल प्राइस जो हमको मिल रहा है वो सबसे कम प्राइस आपको कन्वेंशनल टोयोटा कोरोला का मिल रहा है। रीज़न ये है कि ये काफ़ी टाइम से है ना, अगर हम पिछला ग्राफ देखें तो इट इज़ मोर देन अ डेकेड, तो काफ़ी टाइम से ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इस पर रिसर्च काफ़ी है। जब रिसर्च आप किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे करोगे तो ऑब्वियसली यू विल बी रिड्यूसिंग द प्राइस। दिस इज व्हाट यू कैन सी, मतलब ये चीज़ मोल्डेबल है, अगर हम रिसर्च करें तो इसका प्राइस को कम कर सकते हैं। बट कंसिडरिंग दी सिनेरियोज ऑन विच दिस रिसर्च हैज़ बीन कंडक्टेड, उसके भी आप पे सबसे कम प्राइस इसका है और सबसे ज़्यादा प्राइस अपना फ्यूल सेल व्हीकल का है। एक रीज़न यू कैन हेयर इज़ व्हाट कि जो हम इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं और इवन व्हाट द कंडक्टर दैट यू यूज़, इसमें इवन प्लैटिनम एंड गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है फॉर कंडक्टिंग। ओके, प्लैटिनम इज़ इवन कॉस्टलियर देन गोल्ड, और इंडस्ट्रियल लेवल का इस्तेमाल करना होता है 99.99%। तो दीज ऑल मेक देम प्रीटी कॉस्टली। ओके, हीटिंग अरेंजमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें। ओके, दिस इज़ द रीज़न दैट इट इज़ कॉस्टली। और अगर हम कन्वेंशनल से कंपेयर करना चाहें तो 20 लाख की हाइब्रिड है हमारे पास। 20 लाख कह रहे दी US इन थाउजेंड्स, ओके, US डॉलर्स। ओके, सो 20 पे हमें हाइब्रिड मिल रहा है, ऑल बिकॉज उसमें कैपेसिटी ऑफ बैटरी एंड मोटर इज कंपेरेटिवली लेस एज यू टॉक अबाउट दी प्योर इलेक्ट्रिक। सेकेंड, अगर हम फ्यूल की बात करें तो उसमें हमें फर्स्ट वाले केस में दैट इज़ कन्वेंशन 2.94 मिल रहा है। और फ्यूल प्राइस, द फ्यूल प्राइस इज डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर यूजिंग, राइट। तो इफ यू आर यूजिंग अमोनिया तो वो 6.4 पे अभी तक आप देखो, राइट, इट इज़ 6.4। ओके, और मिनिमम जो हमें मिल रहा है वो हाइब्रिड में मिल रहा है, मतलब ड्राइविंग अच्छी हमें मिलेगी हाइब्रिड में एंड इवन इन दिस फ्यूल सेल। ओके, दिस वन, sorry, electric one. Okay, minimum is the electric part. Okay, and these are in the competition, hybrid और fuel cell. बट क्योंकि इसका कॉस्ट ज़्यादा है, सॉरी प्राइस ज़्यादा है, तो हम इसको इसके रिस्पेक्ट पे तो निगलेक्ट कर सकते हैं।
दैट वी ईदर गो विद द हाइब्रिड और वी ईदर गो विद द प्योर इलेक्ट्रिक. ठीक है, इन दो को कंपेयर करके अगर आप फर्स्ट को कंपेयर करो तो ये वाला केस आ रहा है, हाइब्रिड एंड अमोनिया. देन यू कम अप विद द ड्राइविंग रेंज. तो हमें ड्राइविंग रेंज मैक्सिमम जो है वो हाइब्रिड में मिल रही है. आपने पिछले केस में देखा कि पेट्रोल को यूज़ करके हम डबल एफिशिएंसी पे आ गए, ऑलमोस्ट डबल पे आ गए. ओके, so this is what you observe in the first chart. Then you come up with the another mode जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सिनेरियो है. अब यहाँ पे 3 सिनेरियो लिए जा रहे हैं. पहला सिनेरियो की बात हो रहा है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो पूरा रिन्यूएबल एनर्जी से ही बना रहे हो. देखिए 10 मिनट को ये कॉल जनरेट आए शायद. सेकेंड केस हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें 50% रिन्यूएबल एनर्जी और 50% हमारा नेचुरल गैस है. और थर्ड केस है इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें 100% हमारा नेचुरल गैस इन्वॉल्व है. अब इधर अगर कंपेयर करो एयर पोल्यूशन और ग्रीन हाउस गैस एमिशन में, तो मैक्सिमम जो हम ग्रीन हाउस एमिशन कर रहे हैं वो तीसरे केस में. दैट इज़ एक बहुत ज़्यादा लॉजिकल बन नहीं रहा कि आप इलेक्ट्रिसिटी बनाओ नेचुरल गैसेस या फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके. सबसे बेस्ट है दैट ईदर वी गो विद दी दिस वन प्योर, हम उसको रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट करें. देन विल बी एबल टू गो इन अ वेरी सेफर जोन. ओके, दैट इज ग्रीन हाउस एमिशन भी हमारा कम है, इन दैट एयर पोल्यूशन इज एट इन डेसिमल्स. अब the second table which you can see is the air pollutions of hydrogen from natural gas produced. Okay, तो जब भी आप हाइड्रोजन जनरेट कर रहे हो इन 3 सिनेरियोज, नेचुरल गैस फ्रॉम नेचुरल गैस, ओके, दैट इज 78.5% आप ग्रीन हाउस एमिशन हो रहा है. Scenario number 2, you have 82.1%, 82.1 gram, and scenario number 3, 85.7. Okay, now this also what it is it representing जो आप ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड एयर पोल्यूशन डेवलप कर रहे हैं पर मेगा जूल ऑफ फ्यूल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम नेचुरल गैस. Okay, that means if we are working on say natural gas, then it is not very not coming in a very fruitful manner. Either we go with the, जैसे आप सिनेरियो नंबर 1 में देख रहे हो कि हाइड्रोजन वाले केस में भी हमारे को मिनिमम मिल रहा है ना, और सिनेरियो नंबर 3 जो कि नेचुरल गैस का है उसमें हमको 85.7% मिल रहा है. ओके, तो रिन्यूएबल वाला केस हमारा फ्रूटफुल जा रहा है. नेक्स्ट आता है हमारा केस जिसमें हमने इन्वायरमेंटल एनालिसिस करा हुआ है. हमने नहीं किया हुआ, जो बच्चे अभी नए ज्वाइन करें, दिस इज़ दी रेफरेंस 2010 में. ओके, इट हैज़ बीन डन एंड व्हाट दे डन नाउ इज दे डिड एन इन्वायरमेंटल एनालिसिस फ्यूल यूटिलाइजेशन स्टेज एंड ओवरऑल लाइफ साइकिल पे. तो ये पूरा ग्रीन हाउस एमिशन और एयर पोल्यूशन पे है. अब यहाँ पे अगर आप देखते हो पर 100 किलोमीटर, तो ग्रीन हाउस एमिशंस हमारे अमोनिया के केस में 0 जा रहे हैं, 0. इवन ओवरऑल लाइफ साइकिल में भी ये काफ़ी कम है. सिमिलरली अगर आप एयर पोल्यूशन देखो, इट इज़ कमिंग अबाउट 0.014. हाइड्रोजन अगर हम यूज़ करें अपने आईसी इंजन में, दिस इज़ कमिंग आउट टू बी अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव. इधर आप देख सकते हैं, क्लियर है. और अगर हम अपना इलेक्ट्रिसिटी सिनेरियो 1 to 3 करें और हाइड्रोजन जनरेटिंग इन सिनेरियो 1 to 3, ओके, तो जो रिन्यूएबल एनर्जी से है उसमें हमें काफ़ी कम वैल्यूज़ मिल रही हैं दोनों ही केसेस में.
बाकी के कंपेरिजन बाकी सिनेरियो से कंपैरिजन में आपको कम वैल्यूज मिल रही है। जैसे इसमें अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी पे इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे तो 0.343 है, और सेम ऐसी इसमें 10.2 है। मतलब अगर 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 हम इन सिनेरियोज को कंसीडर करें और हाइड्रोजन फ्यूल सेल के थ्रू ऑपरेट करवाएं तो इलेक्ट्रिसिटी यूज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल इज मोर फ्रूटफुल। और अगर आप अमोनिया के थ्रू आईसी इंजन ऑपरेट करा रहे देन दिस इज मोर फ्रूटफुल। ओके, दिस इज द एरिया अंडर रिसर्च। आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो क्यों इतना रिसर्च में है ना। बट एज इफ नाउ जब तक कि आपका टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, दिस इज ऑल्सो अ गुड ऑल्टरनेटिव। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करें, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें और रिन्यूएबल सोर्सेस से, एंड वी रन आवर इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, देन दिस इज इन वेरी गुड कंपैरिजन विद दिस वन। ओके, एंड एयर पोल्यूशन भी आप देख सकते हैं अमोनिया के कंपैरिजन में कम है ना। ओके, so what we can conclude is, if electricity is generated from renewable energy sources, the electric car is advantageous to the hybrid vehicle. That is clearly we can observe. Second, if electricity is generated from fossil fuel, then electric car remains competitive only if electricity is generated on board, right? If electricity is generated with an efficiency of 50 to 60% by a gas turbine engine connected to a high capacity battery and electric motor, the car is superior in many aspects. And चौथा point which we can conclude is for electricity generation scenario 2 and 3, using ammonia as a mean to store hydrogen on board, a vehicle is the best option among those analyzed. ये हम लोगों ने अभी अभी जैसे कंक्लूड किया था ना, कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पहले दो को छोड़ दो, पहले सिनेरियोस को, है ना, तो ये बेस्ट निकल के आ रहा है अमोनिया। ओके, सो अब हम लोग आते हैं अपने हाइब्रिड के केसेस में कि किस तरीके के हाइब्रिड अवेलेबल। ओके, सो वी टॉक अबाउट द हाइब्रिड व्हीकल्स। तो दीज आर दी थ्री केसेस। एक प्योर इलेक्ट्रिकल होता है, एक हाइब्रिड होता है, एक प्योर गैसोलीन होता है। सो हाइब्रिड में यू हैव सीरीज एंड पैरेलल हाइब्रिड। ओके, हाइब्रिड का मतलब ये है कि आप आईसी इंजन और बैटरी दोनों को इस्तेमाल करते हैं। सीरीज हाइब्रिड में क्या होता है कि जो आपकी बैटरी है, दैट विल बी पावरिंग द मोटर एंड द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड by the IC engine will be powering your battery. So this is a series hybrid. Okay, अभी जैसे मैं आपको शो करता हूँ इससे, देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। इसमें 4 मोड का डिस्क्रिप्शन है। पहला मोड आपका ड्राइविंग, नॉर्मल ड्राइविंग और एक्सेलरेशन। सेकेंड मोड जो है वो लाइट लोड है। थर्ड मोड जो है वो ब्रेकिंग और डी एक्सेलरेशन है। और फोर्थ मोड जो है वो व्हीकल एट स्टॉप। बी रिप्रेजेंट कर रहा है बैटरी, ई रिप्रेजेंट कर रहा है आईसी इंजन, जी रिप्रेजेंट कर रहा है जनरेटर, एम इज फॉर मोटर, एफ इज फॉर फ्यूल टैंक एंड पी इज फॉर पावर कन्वर्टर। नॉर्मल मोड में विच यू कैन सी इज फ्यूल टैंक से आईसी इंजन में फ्यूल आएगा, जनरेटर से कनेक्टेड है, पावर कन्वर्टर में जाएगा, बैटरी और इंजन दोनों ही पावर देंगे मोटर को। ठीक, लाइट लोड में क्या होगा कि जो फ्यूल आईसी इंजन कंज्यूम कर रहा है, दैट विल बी यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इट विल बी पार्शियली डिवाइडेड। That is, it will also recharge the battery as well as this will be going into the motor. This is a series hybrid. मतलब इलेक्ट्रिसिटी ही ये बनाएगा, डायरेक्ट कनेक्शन कोई नहीं।
थर्ड केस अगेन विच यू कैन सी इज जब भी ब्रेकिंग या डी एक्सेलरेशन होगा तो पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी वापस जाएगी आपके बैटरी में, राइट, और इंजन भी रन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉर्मल लाइट लोड में पावर की रिक्वायरमेंट थी तो हमने आईसी इंजन के थ्रू दे दिया, बट अभी तो डी एक्सेलरेशन हो रहा है। व्हीकल एट स्टॉप, जब आप सडन स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, देन अगेन द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड विल बी will go into the this one battery. Okay, now comes the second case जो है हाइब्रिड विद पैरेलल कनेक्शंस। अब ये पैरेलल हाइब्रिड में आप यहाँ पे जैसे दो कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। पहले कॉन्फ़िगरेशन में हमारा आईसी इंजन और मोटर कॉमन ट्रांसमिशन से कनेक्टेड। जो सेकंड केस है हमारा पैरेलल हाइब्रिड सिस्टम विद आईसी इंजन है। इसमें दो मतलब जो हमारा पावर ट्रेन है, लाइक आईसी इंजन और मोटर का जो पावर ट्रेन है, ये अलग अलग स्प्लिट है। आईसी इंजन इज ड्राइविंग द फ्रंट एक्सल, whereas the electric motor, electric power is driving the rear axle. This is the splitting part. Okay, now comes the distribution as we have studied in सीरीज केस। अब इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो मोड 1 क्या है, स्टार्टअप का है, मोड 2 हमारा नॉर्मल है, मोड 3 हमारा ब्रेकिंग और डी एक्सेलरेशन है, और मोड 4 हमारा लाइटनिंग। ठीक, अब इसमें अगर हम ऑब्जर्व करते हैं फुल थ्रोटल कंडीशन में, दिस इज द फर्स्ट वेरी फर्स्ट मोड जिसके अंदर हमारा मोटर एज वेल एज इंजन दोनों ही ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एनर्जी दोनों के थ्रू ही ट्रांसमिशन में जा रही है। जब हमारा नॉर्मल मोड आता है उस केस में इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट नहीं है। ओके, दैट इज हमारा जो आईसी इंजन से पावर डेवलप हो रही है, दैट इज ओनली गोइंग टू दी ट्रांसमिशन, योर बैटरी इज नॉट डूइंग एनीथिंग। थर्ड मोड में वी कैन ऑब्जर्व कि ब्रेकिंग और डी एक्सेलरेशन में इलेक्ट्रिसिटी वापस मेरे बैटरी में जा रही है क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं। नेक्स्ट इज दी लास्ट मोड, लाइट मोड, जिसमें वी कैन ऑब्जर्व कि हमारे जो फ्यूल बर्न कर रहा है आईसी इंजन, दैट इज द एनर्जी विच इज जनरेटेड इज गोइंग इनटू द ट्रांसमिशन। ठीक है, राइट, एज वेल एज द मोटर इज फंक्शनल and it is indirectly working as a generator and powering my battery. Okay, the extra power you can see under light load condition, the traction power is delivered by the IC engine, and the IC engine also charges the battery via electric motor. Okay, so there is no direct connection which you can see. This is a typical diagram as I had explained to you all. Now here you can see the power and torque relation with respect to the motor speed. That is, अगर हमारे पास एक constant energy supply हो रहा है, अब यहाँ पे energy का रोल स्टार्ट होता है कि constant energy supply अगर मेरे को मिल रहा है, और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 50 किलोवाट है, मतलब 50 किलो जूल पर सेकेंड एनर्जी मुझे को कांस्टेंट मिल रही है। अगर हम स्पीड को घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, टॉर्क बढ़ने लगेगी, और अगर हम स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो टॉर्क डिक्रीज होने लगेगी। ओके, दिस इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग द ट्रांसमिशंस। नाउ विल बी स्टार्टिंग अवर सॉरी कैलकुलेशन पार्ट, and this will be starting by a 5 minutes of break. We will be meeting after 5 minutes. Okay.
Okay, so we are back again. Fine, so we are back again. Now we'll be starting and getting a look on the calculation part. Okay. कि किस तरीके से हम लोगों को कैलकुलेशन करनी होती है when we are interested in our conversion. So the example which I'm taking is Tata Safari 2015-17 मॉडल. ओके, डाइकोर मॉडल जो आया था BS4, उसके कैलकुलेशन. तो अब इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो इसका सेटअप. तो जिन स्टूडेंट्स ने मिस किया, हम लोगों ने अभी पूरा इनकी हिस्ट्री देखी है, हाइब्रिड के बारे में समझा है और कितने कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में समझा है. केस स्टडी देखी है जिसमें हाइब्रिड व्हीकल था, इलेक्ट्रिक व्हीकल था, फ्यूल सेल व्हीकल था और प्योर हाइड्रोजन व्हीकल्स के दो कॉन्फ़िगरेशन थे. एक अमोनिया बेस था और एक बेस ही उसका हाइड्रोजन था. ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेशन देखने वाले हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. आई वुड रादर सजेस्ट कि यू को कम अप हेयर एंड गो विद द कोर्स, ताकि आप डिटेल में चीज़ों को समझ पाओगे. सो वी हैव फ्यू कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइम, जिसकी वजह से उसको समझ करना जल्दी पड़ता है. ठीक है, तो देखिए अब टेक्निक क्या है. आपने करना कि आप जिस भी सिस्टम को, जिस भी इंजन को हाइब्रिड में बदल रहे हो, पहले उसकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल के आओ. ठीक, जैसे मैक्सिमम पावर रेटिंग की आपकी रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम टॉर्क रेटिंग की रिक्वायरमेंट है, माइलेज की रिक्वायरमेंट है, उससे कितने सीसी का इंजन है, मतलब कैपेसिटी क्या है उसकी रिक्वायरमेंट है. इसके बिहाफ पे विल बी एबल टू लाइक कम अप विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कन्वर्जन. अभी देखिएगा प्रोसेस क्या है. ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज, हम लोग को डिसाइड करना है एफिशिएंसीज के बारे में. ठीक है, यस, देखो पिछले अभी केस में मैंने आपको बताया कि जो हम पैरेलल हाइब्रिड कंसीडर कर रहे हैं. पैरेलल हाइब्रिड के केस में मैक्सिमम जो दोनों सिस्टम वर्क करेंगे वो नॉर्मल केस में, नॉर्मल और एक्सेलरेशन के केस में. ठीक है, तो नॉर्मल और एक्सेलरेशन के केस में 80% जो है वो आपका इंजन वर्क करता है और 20% जो है वो बैटरी अपनी एनर्जी सप्लाई करेगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपको मिलेगा. अब इस केस में अगर हमें एस्टिमेट करना है कि कितना फ्यूल बर्न होगा और बैटरी की कॉन्फ़िगरेशन क्या, मोटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है ना, उसके लिए आपको एफिशिएंसी के बारे में पता होना ज़रूरी है. तो अब हमारी कैलकुलेशन, इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही है. ठीक है, तो अब कैसे हमें करना है कैलकुलेट, देखिए एफिशिएंसी कैलकुलेशन. सो फर्स्ट वी नीड टू फिगर आउट द एफिशिएंसी ऑफ आवर आईसी इंजन. तो मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ, इससे आप किसी भी सेटअप की एफिशिएंसी फिगर आउट कर सकते हो. ओके, सो मैक्सिमम पावर रेटिंग आपके पास होनी चाहिए. जैसे हमारे पास जो टाटा सफारी है उसका 140 ब्रेक हॉर्स पावर एट 4000 RPM है. ठीक है, ये कैलकुलेशन में स्मॉल एरर्स हो सकते हैं, उसको निगलेक्ट करना, प्रोसेस यही रहेगा. तो BHP को अगर किलोवाट में आप बदलोगे तो 1 BHP इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.7457 किलोवाट. 140 BHP हमारा 104.4 किलोवाट बनता है. ठीक है, अब ये क्या है, ये पावर आउटपुट है. अब अगर हम पावर इनपुट की बात करें, सॉरी एनर्जी इनपुट की बात करें, वो हमारी फ्यूल से आ रही होगी. सो ये जो हमें पावर आउटपुट मिल रही है वो 4000 RPM पे मिल रही है. दैट मीन्स जो हमारा इंजन में फ्यूल इंजेक्शन हो रहा है वो 2000 साइकिल पर मिनट पे आ रहा है. मतलब 2000 साइकिल काय के होंगे, कंबशन साइकिल्स होंगे. दैट मीन्स 2000 टाइम्स फ्यूल का इंजेक्शन हो रहा होगा 1 मिनट के अंदर. ओके, 33.334 पर सेकेंड
मतलब 33 साइकिल एक सेकंड में कंबशन के कंप्लीट हो रहे होंगे। आप सबको मालूम, अगर 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर 2 क्रैंक के रोटेशन में आपको एक कंबशन साइकिल मिलता है। एक कंबशन साइकिल का मतलब है एक टाइम फ्यूल का इंजेक्शन हो रहा होगा, ठीक है। नाउ व्हाट वी कम अप विद इज एनर्जी जनरेशन पर कंबशन साइकिल। अगर आप एक कंबशन साइकिल में कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है उसको प्रिडिक्ट करना चाहिए। पूरा प्रिडिक्शन का है ना, एग्जैक्ट वैल्यूज तो हमको पता नहीं चल सकती, लेकिन कम से कम प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं। इक्वल टू स्टीकोमेट्रिक कंबशन एफिशिएंसी रिलीज। ओके, व्हाट वी आर डूइंग इज हम एक साइकिल में कितना फ्यूल बर्न कर रहा है उसके बारे में हम पता लगाना चाह रहे हैं, है ना। तो हमें इनपुट मिल जाएगा, आउटपुट हमको मालूम है 104.4 किलोवाट है, हम डिवाइड करके एफिशिएंसी का प्रिडिक्शन कर लेंगे। तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट हो रही है या जितने अमाउंट ऑफ फ्यूल चाहिए है वो हम स्टीकियोमेट्रिक कंबशन, जो कि केमिकली करेक्ट मिक्सचर होता है, उससे हम प्रिडिक्ट करेंगे। तो स्टीकियोमेट्रिक कंबशन रेशियो फॉर डीजल है, एयर फ्यूल रेशियो, वो है 14.5 पार्ट ऑफ एयर फॉर 1 पार्ट ऑफ फ्यूल। ये कन्वेंशनल अप्रोच है। अब एयर की वॉल्यूम कितनी अवेलेबल है? एयर की वॉल्यूम हमारे पास 2179 सीसी है। तो इसको आप मीटर क्यूब में बदल लोगे 10⁻⁻⁶। एयर की डेंसिटी 1 kg पर मीटर क्यूब होता है, हमारा एयर मास आ गया। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एयर फ्यूल रेशियो है ना, इससे हम फ्यूल की वैल्यू निकाल लेंगे। अब मास ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड इन 1 साइकिल, एक साइकिल में कितने अमाउंट ऑफ फ्यूल जो है वो इंजेक्ट होगा। डीजल की वॉल्यूम जो होती है वो हमें मीटर क्यूब में पता लगाना। डेंसिटी ऑफ डीजल एट 15 डिग्री सेल्सियस 850 kg पर मीटर क्यूब होता है। एफिशिएंसी अब विल बी लाइक सी, है ना, ये डेटा आ गया। अब एफिशिएंसी निकलती है, देखो एयर फ्यूल रेशियो हमारा 14.5:1 है, तो मास ऑफ फ्यूल क्या आएगा 150.3 10⁻⁻⁶ kg। कैसे निकला? उसी प्रोसेस से। आपके पास एयर फ्यूल रेशियो है, मतलब एयर बाय फ्यूल इक्वल्स टू 14.5 आ रहा होगा, ठीक। एयर का वॉल्यूम मेरे पास अवेलेबल है, पिछले केस में हमने देखा, ये मेरे पास एयर का मास आ रहा है, एयर का वॉल्यूम आ रहा है, तो हमने एयर के मास से फ्यूल का मास ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। समझ गए ना, 14.5 से मल्टीप्लाई करके। अब एनर्जी इनपुट जो है हम कैसे प्रेडिक्ट करें? ये तो कि क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका मास ऑफ फ्यूल एक साइकिल में। अब अगर आप कैलोरीफिक वैल्यू मतलब दी अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ यूनिट मास ऑफ फ्यूल, ओके, दैट इज इक्वल टू 42 × 10⁻⁶। उसको आप मल्टीप्लाई कर दो आपके मास ऑफ फ्यूल से, देन यू विल गेट दी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। हमारे केस में आ रहा है एक साइकिल में 6312 जूल। 33 साइकिल मतलब 4000 आरपीएम, तो 4000 आरपीएम मतलब 33 साइकिल पर सेकंड में हो रहा है, तो इसका मतलब 208316 जूल एनर्जी आप लिबरेट कर रहे हैं। आप समझ रहे हो ना ये प्रोसेस पूरा? हम लोग के पास देखो सिंपल डेटा था, उससे हम प्रेडिक्ट कर ले गए। हमारे पास एनर्जी आउटपुट रेटिंग दी थी 140 bhp 4000 आरपीएम पे। 4000 आरपीएम को हमने यूटिलाइज कर लिया किसमें कि कितने साइकिल वो प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कंबशन कितने साइकिल हो रहे होंगे, 2 से भाग दे दिया क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन है। तो हमने 1 सेकंड में पता लगाया कि 1 सेकंड में कितने साइकिल हो रही, ठीक है, यूनिट कॉन्सेप्ट करने के लिए, सेम यूनिट करने के लिए, ठीक है, इसलिए पर सेकंड किया। अब हमने क्या टारगेट किया कि हमें अगर एक साइकिल में कितना मास ऑफ फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, अगर वो पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जा रही है इनपुट में, है ना। उसके लिए हमने क्या किया, स्टीकोमेट्रिक कंबशन कंसीडर कर लिया, मतलब केमिकली करेक्ट मिक्सचर। अब अगर हमें वॉल्यूम ऑफ एयर पता है तो हमें मास ऑफ एयर पता चल जाएगी। एयर फ्यूल रेशियो को कंसीडर करके हमने मास ऑफ फ्यूल पता लगा लिया। ये क्या, एक साइकिल में 33 साइकिल हो रही है, तो 33 साइकिल मतलब एक सेकंड में 33 साइकिल हो रही है, दैट मीन्स यू विल गेट अ 6312 जूल एक साइकिल में।
और 33 साइकिल में आपको इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी पता चल गई। पर सेकंड है बेटा, ये एक सेकंड में इतनी एनर्जी इनपुट में आ रही है, जबकि एक ही सेकंड में, है ना। अब ये 104.4 का मतलब क्या है, किलो वॉट, मतलब किलो जूल पर सेकंड, एक सेकंड में इतनी एनर्जी, ठीक है। और एक सेकंड में कितनी इनपुट में आ रही है वो हमने पता लगा लिए, तो दोनों को भाग दिया, हमें पता चल गया कि 50.12 अप्रॉक्सीमेटली इतनी एफिशिएंट आपका इंजन है, जो कि नहीं होगा, 30 के आसपास आएगा, हमें मालूम है। लेकिन क्योंकि हम लोग एटलीस्ट हम लोग इतना तो एस्टिमेट कर पाए ना, तो जीरो से तो बहुत अच्छा है कि हम लोग 50 तक तो आ ही गए। अब क्यों इतना एरर आ रहा है, रीज़न ये है, सिंपल रीज़न है, स्टीकोमेट्रिक कंबशन कभी नहीं होने वाला, ये आइडली केमिकली करेक्ट मिक्सचर है, केमिकली करेक्ट नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो इसकी वजह से यू गेट फ्यू चेंजेस, राइट। बट एटलीस्ट वी आर एबल टू प्रेडिक्ट, वी हैव सम वैल्यूज जिनके बिहाफ पे हम अपने मोटर का प्रेडिक्शन कर पाएंगे। अभी देखिए आगे। अब क्या किया मैंने, मैंने कहा भाई मैं हाइब्रिड व्हीकल ले रहा हूँ, वो भी पैरेलल हाइब्रिड। क्यों पैरेलल हाइब्रिड, क्योंकि इसमें यू विल बी इन डुअल टोन, है ना, आपका फ्यूल भी बर्न हो रहा है, as well as that is if you are lacking with the fuel, then too you can run the vehicle. Moreover, parallel hybrid will give us better performance as comparing it with the series, because in the series case you are totally governed by the electricity, whereas in this you are in the parallel mode, मतलब आपका IC इंजन का डायरेक्ट कनेक्शन भी है, whereas बैटरी का भी कनेक्शन आपको मिल रहा है। You are more dependent upon engine rather than on the batteries. Okay. Now we'll come up with the कितना splitting कितनी करनी, तो 80:20, मतलब 80 पार्ट जो है वो हम लोग आईसी इंजन में देंगे और 20 पार्ट जो है मोटर के लोड में देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि आईसी इंजन में 80% हमें देनी है, ठीक है। अब हम रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके फिगर आउट करेंगे कि कितने परसेंट आपको, like how much amount of energy is required in the input per second, okay. So 80% of 104.4 किलोवाट, ठीक है, इतने परसेंट एनर्जी आपको आउटपुट में चाहिए। दैट मीन्स 83.52 किलोवाट एनर्जी आपको आउटपुट में चाहिए है इफ यू आर वर्किंग ऑन टाटा सफारी। एफिशिएंट, ये मैक्सिमम यही तो चाहिए, है ना, क्योंकि वो मैक्सिमम पावर रेटिंग है, तो हमने मैक्सिमम पावर रेटिंग कंसीडर कर ली। एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन हमारे केस में पता चला कि हमें 50.12 है। पावर आउटपुट आपको चाहिए 83 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब जो पावर इनपुट मतलब चाहिए होगी वो 50% बढ़ा के चाहिए होगी। तो 1.5012 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा इतनी पावर इनपुट आपको चाहिए है। अब जो कैलकुलेशन हम इनिशियल कैलकुलेशन आप देख सकते हो, हमने कैलोरीफिक वैल्यू डीजल को मास से मल्टीप्लाई किया था, तब आपको इतना पता चल गया था। अब इसका अगर उल्टा हम लोग जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने अमाउंट ऑफ फ्यूल चाहिए, वही हमने किया। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल हमें मालूम थी, फ्यूल रिक्वायर्ड इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाय कैलोरीफिक वैल्यू, तो आपको पता चल गया पर सेकंड कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये पूरी सिस्टम पर सेकंड में चल रहा है। या कुछ नहीं बेटा, बस जो पिछली कैलकुलेशन हम लोग ने दिमाग लगा करी है उसी का रिवर्स कर दिया। पिछले कैलकुलेशन से एनर्जी पता लगाई थी, इस वाले में एनर्जी पता है तो रिवर्स करके फ्यूल पता लगा लिया। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ फ्यूल दैट यू विल बी रिक्वायरिंग, ओके। और पिछले केस के में कंपेयर करोगे तो दिस वाज द अमाउंट ऑफ फ्यूल दैट यू वर रिक्वायरिंग, बट हियर दिस इज द अमाउंट ऑफ फ्यूल दैट यू रिक्वायरिंग, ओके। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज द बैटरी एंड मोटर कॉन्फ़िगरेशन। मोटर में हमारे कितना जा रहा, 20% जा रहा है, मतलब 104.4 किलोवाट का 20% निकालिए 20.88 किलोवाट आएगा। एफिशिएंसी ऑफ मोटर हम ले रहे हैं भी, चलो मिनिमम 87% हम ले रहे हैं, तो आउटपुट पावर हमें इतनी चाहिए है। इनपुट पावर मतलब 1.2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें you'll get this much value, दिस इज 25 किलोवाट हमको मोटर की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, 25 किलोवाट रेटिंग होनी चाहिए उसकी। बैटरी एनर्जी कैलकुलेशन आता हमारा अगला केस। एफिशिएंसी ऑफ बैटरीज 95%, ओके। हम इस पे नहीं रिलाई कर सकते ना, ये क्या है बेटा, ये तो आपको मोटर के इनपुट में चाहिए, तब जाकर के वो 20 किलोवाट आपको पावर देगा, ओके। बट कितनी एनर्जी हमें स्टोर करानी पड़ेगी वो भी तो देखना हमें। बैटरी जब डिस्चार्ज होगी
तब भी तो एकदम 100% तो डिस्चार्ज नहीं होगी ना। तो एफिशिएंसी ऑफ बैटरी 95% हम ले रहे हैं, पर सेकंड इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो पर सेकंड बैटरी में कितने की रिक्वायरमेंट है, डेट इज 1.05 इंटू 25, 26.312 is the requirement of the battery. This is what you will be able to calculate, okay, with the help of this calculation. Moreover, जब भी आप कोर्स करोगे, I will explain you कैसे आप बैटरी की रेटिंग तक फिगर आउट कर सकते हो. That is also possible. Okay, in depth चीज़ें possible. Okay, now we'll come up with the types of motor. तो अपना कई कॉन्फ़िगरेशन मोटर इस्तेमाल होती है, ठीक है. जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कम्यूटेटर लेस, ओके, कम्यूटेटर लेस. नाउ इफ यू टॉक अबाउट कम्यूटेटर लेस, you have induction motor, synchronous motor and double silent motor. If you talk about induction motor, you have wound rotor and cage rotor. Generally you have two main parts in the motor, starter and rotor, right? And on the basis of that you can see, so induction के case में we have wound rotor, cage rotor. If you talk about synchronous motor, you have wound rotor, permanent magnet rotor and reluctance. Permanent magnet further is you will be having BLDC, brushless DC motor, and surface permanent magnet synchronous motor. There you will be getting the double silent motor, that is switch reluctance, and permanent magnet stator motor. These all have different types of performance with respect to their RPM, with respect to the power consumption, and with respect to their torque. Okay, three major things are generally given, which you have seen in the previous case, जो मैंने आपको ग्राफ में दिखाया. पावर रेटिंग, स्पीड, टॉर्क, यही तीन कॉन्फ़िगरेशन इन सब में वेरी होती है, जिनकी वजह से वी विल बी सेलेक्टिंग देम इन दी 2-wheeler, 4-wheeler, स्पोर्ट्स व्हीकल एज वेल एज इन दी ऑफ रोडिंग व्हीकल. अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक मैंने इमेज सेलेक्ट करी है, जिस बेसिकली describes the, just a minute, okay, okay, so here which you can see is the, पिछले केस में हम लोगों ने कम्यूटेटर लेस देखा था. अभी देखो जैसे कम्यूटेटर के केस में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं. वो आपको डीसी मोटर मिलता है विद सेल्फ एक्साइटेड सीरीज एंड शंट मोटर, एंड द अनदर पार्ट दैट यू गेट इज दी सेपरेटली एक्साइटेड वूंड टाइप. अब इस केस में अगर हम देखें, सो कंट्रोल पर्पस इज व्हाट, परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेड सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर इज यूज्ड प्रोवाइडिंग हाई पावर डेंसिटी स्मॉल इन साइज. दीज आर बेसिकली दी डिफरेंशिएशंस. एज आई सेड कि पावर रेटिंग क्या मिल रही है, कंजम्पशन क्या हो रहा है, एफिशिएंसीज क्या है, टॉर्क कितना जनरेट कर रहा है, कितने पावर कंजम्पशन में, इज इट रिवर्सिबल, इज इट नॉट रिवर्सिबल. ओके, दीज ऑल थिंग्स डज मैटर. डीसी मोटर प्रोवाइड्स वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन since its construction offer orthogonal control of the flux and torque. Okay, conclusion what you can come from this slide is permanent magnet DC motor are used for low rated for two-wheeler application. That's what I was saying in the previous slide. कि configuration by configuration the things are divided. It depends upon what is your requirement, on based of which you can see there is a list of motors. Okay, so when you'll be coming up with the course, then I'll be explaining you each and every part कि आप किस बिहाफ पे मोटर का सिलेक्शन अपना करोगे. Here you can see this is one of the popular motor, permanent magnet synchronous machine construction. This is very popular when you talk about the motors in the electric vehicles. ये आप देख सकते हो, this is the chart. This is the 2020, the first one is 2020 Tesla Model Y rear motor. Okay, ये पूरा मोटर का कॉन्फ़िगरेशन है अलग अलग व्हीकल्स का. बड़े टॉक अबाउट द जैगुआर, निसान लीफ में अपना परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर इंस्टॉल्ड. सो इफ वी टॉक अबाउट दैट वन, you have a like general consideration with respect to this one. Permanent magnet motors.
The reason, one of the reason is that it is simpler in construction with respect to BLDC, but the major difference that lies is the back EMF. Okay, that the permanent magnet synchronous motor has a sinusoidal back EMF because of if you to compare with the BLDC has a trapezoidal one. Now, what is the meaning of trapezoidal and the sinusoidal back EMF? That of course is a very lengthy topic. जब भी आप कोर्स में इन्वॉल्व होंगे, I'll make sure that you go through that one. And the thing which I was talking why I coined this term was Nissan Leaf, ये जो आप देख रहे हो 2020, that then popularly involves the PMSM, that is permanent magnet synchronous motor, okay, for the propulsion purpose. Okay, right? So these are the various motors. अब आता है हमारा बैटरी का केस. तो बैटरी I'll again repeat in my previous words. Sir, battery is, you can consider it just a storage medium. आपके पास काफ़ी मोड्स हैं इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करके स्टोर करने के लिए. चाहे आप कंप्रेस्ड एयर के फॉर्मेट में स्टोर करो, चाहे आप उस इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन जनरेट करके सिलेंडर्स में स्टोर करो. Okay, batteries are just another storage medium. Electric vehicle is a very good clean source of driving, but it depends on what setup you are using for electricity. Okay, if you are going with the electricity generation from fossil fuel, then you are just like diverting अपना जो pollution cities से आप urban areas से उसको divert करें rural areas में, है ना. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से, देन वी आर इन अ गुड स्टेट. ओके, मिनिमम ग्रीन हाउस एमिशन हम लोग कर रहे होंगे. और वो इलेक्ट्रिसिटी को ज़रूरी नहीं कि आप बैटरी के थ्रू ही स्टोर करो, आप कंप्रेस्ड एयर फॉर्मेट में भी ला सकते हो. आपको मालूम होगा कि ये केमिकल कंपाउंड्स है ना, एंड दे इवेंचुअली pollute the environment, right? So it is better if you go with some another alternative or use them in such a format that they can be reusable. Okay, so अब हम कंपेयर करें, जो पॉपुलर ट्रेंड है वो लेड एसिड बैटरी है, निकल कैंडियम है, लिथियम आयन बैटरीज है. अब इन पूरे चार्ट को अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको एक कंक्लूजन निकल के आता कि जो लिथियम आयन बैटरीज है, एंड दैट टू दी फॉस्फेट वन, आप यहाँ पे देख सकते हो, दीज आर विद 1999, पॉपुलर है इन यूज सिंस 1999. और इसमें you'll get the phosphate one, the specific energy density आप देख सकते हैं, you have a decent energy density. Cell voltage nominal you have 3.3. Charging time you have 1 or less. Life cycle you have a high life cycle. Okay. This is turning out to be a good alternative when you talk about lead ion batteries. So if we select this one, comparing it with the regular use, अगर हम use की बात करें, 80% discharge के बाद फिर आप चार्जिंग कर लो, then you have this as a good option. Okay, so that means if we conclude our petroleum vehicles or fossil fuel vehicles into hybrid one, what we can get is we go with permanent magnet synchronous machine, and we go with lithium ion with the phosphate configuration. You have this as a conclusion. Mass of fuel required per second is 2.98 10 की power minus 3 kg per second. Motor 80% goes in the IC engine and 20% goes in the motor. So the motor input power which I require is, हमें जो पावर रेटिंग चाहिए अपने मोटर की वो 25 किलोवाट चाहिए, है ना. और जो उसको पावर आउटपुट चाहिए रेटिंग, दैट इज़ 20 किलोवाट. और जो हमारे पास बैटरी की एनर्जी कैलकुलेशन में जो हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में करी है,
that is it is coming out to be input power requirement is 26.313 kilowatt. Okay, motor type which will be going with is the permanent magnet synchronous machine, whereas if we talk about the battery type, we should go with lithium ion phosphate battery. This is a brief introduction, and as well as we went into details when we talk about the efficiency of how we'll be going with the कैलकुलेशंस, कैसे हमें सिलेक्शन करना है. कई तरीके की मोटर है, ठीक है. जैसे मैंने आपको ग्राफ दिखाया था, तो उस ग्राफ के बिहाफ पे कंपेयर करना, समझना एंड सेलेक्ट करना हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी मोटर को क्या है. हमें हाई स्पीड चाहिए, हमें लो लोड कैरी करना है, हमें कार्गो कैरी करना है, हमें ऑफ रोडिंग यूज़ करना है. बेस्ड अपॉन दैट विल बी कमिंग अप विद द मोटर सिलेक्शन, एंड ऑफ कोर्स बेस्ड अपॉन द लाइफ साइकिल, बेस्ड अपॉन द पावर रिक्वायरमेंट, चार्जिंग टेम्परेचर आप देख सकते हैं यहाँ पे, रेजिस्टेंस, लाइफ साइकिल, फास्ट चार्जिंग, ओवर टॉलरेंस, इन सब का इंडिविजुअल theoretical explanation as well as the fundamental explanation है, but it requires lot of time, right? So I would definitely say as my conclusion words that you come up with the course, right? You out with the course जिसमें आपको डिटेल में इन चीज़ों के बारे में बताया जा सके, and you develop your own conversion setup, right? Based upon the discussion today, I am pretty sure कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग सेलेक्शंस करते हैं और कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं. अपने आपके पास अगर मोटरसाइकिल है, इवन आप उसका इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करो, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी. नॉट जस्ट दैट, यू विल बी ऑल्सो एबल टू प्रिडिक्ट द मोटर बैटरी रिक्वायरमेंट्स, एंड based upon the various types of batteries as well as the motor and their comparison, you will be able to predict what should be the motor type and the battery type. Okay, yeah. So thank you very much. If you have any question, you can please ask. सर जैसे लास्ट में 26 किलोवाट आवर हमने कैलकुलेशन निकाला, हाँ, तो हमें इतना ही बैटरी पैक जो हम बनाएंगे वो 26 किलोवाट आवर का बनाएंगे. जी सर, ये जो बैटरी का हमारा कॉन्फ़िगरेशन आया है, दैट इज़ द इनपुट. ओके, ये पर सेकंड में है. अभी हमें क्या करना होगा, बेस्ड अपॉन ड्राइव रेंज, जैसे इसमें क्या आ रहा है 13 किलोमीटर पर लीटर का ड्राइव रेंज आ रहा है, वो इवेंचुअली एक्सीड करेगा. ठीक है, बेस्ड अपॉन कि आपको कितना ड्राइव रेंज कवर करना है, उसके हिसाब से हमें अपनी बैटरी की पैकेज निकालना होगा. अभी क्या आ रहा है, अभी तो पावर रेटिंग आई है सिर्फ पर सेकेंड की, है ना. पर सेकेंड हमें अगर एक सेकेंड में 2 पॉइंट समथिंग मास ऑफ फ्यूल आप बर्न कर रहे हो, तो उसके कंपैरिजन में मोटर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, साथ ही में उस मोटर को चलाने के लिए कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी एज एन इनपुट बैटरी कंज्यूम करेगा, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. ये सब बेटा सब पर सेकेंड में है. अब जितने रेंज आपको कवर करनी है, आपका क्या एक्सीलरेशन रहेगा, बेस्ड अपॉन दैट आपकी लेंथ की एक कैलकुलेशन बनती है, और उसी लेंथ के बिहाव पे आप बैटरी स्टैक की कैलकुलेशन करते हो. ओके, वो नेक्स्ट एक केस है टोटल. ओके, दैट यू हैव टू सी. ओके सर. या, तो दिस इज अगेन आई रिपीट, दिस इज पर सेकेंड ना. आप देखिए, अगर हम लोग ने फोकस ही किया हुआ है अपना एक सेकेंड पे, सो किलो वाट पे है ना. इवन जो हम लोग ने एनर्जी निकाली है, दिस इज पर सेकेंड, एक साइकिल की निकली. Okay, yeah, thanks. That was a good question. Anybody else want to ask something?